नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 पे बात कर रहे थे और हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए थे। एक्चुअली हम लोग प्रक्षेप्य गति भी पढ़ चुके थे और ये हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद चैप्टर तो फिनिश हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रक्षेप्य गति के बाद अगर हम लोग बात करते हैं वृत्तीय गति की, तो देखिए वृत्तीय गति भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वृत्तीय गति भी क्या होती है, एक समतल में होने वाली गति है। ठीक है, समतल में होने वाली गति है। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा, बहुत सारी हम लोग ने बचपन में ऐसे खेल भी खेले हैं जो एक वृत्तीय गति पर आधारित है। जैसे हमने क्या किया होगा, एक छोटे से पत्थर को एक धागे में बांध के ऐसे नचाया होगा, तो उसमें जो पत्थर होता है, आपने कभी गौर किया होगा या आप अभी भी सोच सकते हैं, अभी भी ऐसा करके देख सकते हैं, जो पत्थर होता है वो एक वृत्त पर गति करता है। ठीक, एक वृत्त पर गति करता है और उस वृत्त का कोई ना कोई एक निश्चित तल होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बस यही बात हो गई। तो वृत्तीय गति कोई भी वस्तु हो किसी भी तरह से करे, ठीक है, वृत्तीय गति जो है वो एक तरह से समतल में होने वाली गति है। और हमारे चैप्टर का पर्पस क्या है, हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? टाइटल ये है कि हमें वृत्तीय गति पढ़नी है। ठीक है, तो हम वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं और समतल में गति है, इसके अंतर्गत आती है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, खैर अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमको एक छोटा सा टॉपिक बताना पड़ेगा। और हमने इसी चैप्टर की शुरुआत में बताया था, आपको याद होगा, स्थिति सदिश नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है? कहते हैं अगर किसी पॉइंट को, ठीक है, किसी पॉइंट को अगर हम लोग लोकेट करना चाहते हैं, ठीक है, बताना चाहते हैं कि भाई वो पॉइंट है कहाँ। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गई। अब किसी पॉइंट को हम दिखाना चाहते हैं, सपोज करिए हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P। ठीक है, अब ये पॉइंट P है, इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, खैर मुझे अभी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता है निर्देश तंत्र में एक निर्देश तंत्र के अंदर एक निर्देश बिंदु होता है। ठीक है, जिसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। बस अब किसी भी पॉइंट की लोकेशन दिखानी होती है, हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही दिखाते हैं। ठीक है, सिंपल है, तो बस करना हमको वही चीज़ है। ठीक है, तो कहते क्या है, यहाँ पे हम एक शब्द यूज करने वाले हैं, हम लोग बोलेंगे त्रिज्य सदिश। इसको रेडियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका काम कुछ वैसा ही है जैसे हम लोग स्थिति सदिश का करते हैं। स्थिति सदिश को भी हम लोग आर से दिखाते हैं और त्रिज्य सदिश को भी हम लोग आर से ही दिखा रहे हैं। ठीक है, कहते क्या है, किसी भी पॉइंट की, किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्देश बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करने वाले सदिश को त्रिज्य सदिश या स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, खैर अब चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए वृत्तीय गति की अगर मैं बात करूं तो वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी डेफिनेशन तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है कि जो भी वस्तु गति करे वो एक वृत्त पर गति करे। वृत्त पर मतलब एक वृत्ताकार पथ पर, एक सर्कुलर पाथ पे, मतलब ऐसे। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे एक वृत्त पर चले तो वो वृत्तीय गति हो सकती है। ठीक है, वृत्तीय गति के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आपने इतना पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, एक वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो वृत्ताकार कक्षाओं में गति करने का मतलब है नाभिक बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक वृत्त पर चलते हैं, एक वृत्ताकार पथ पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी हो गई? इलेक्ट्रॉनों की गति हो गई हमारी यहाँ पे वृत्तीय गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति को आप परिभाषित कर सकते हैं कि जब भी कोई पथ, जब भी कोई कण इस प्रकार गति करता है, जब भी कोई कण किसी बिंदु के परिता या चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तब उसकी इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। ठीक है, अब वृत्तीय गति दो प्रकार की हो गई, देखिए यहाँ पे। ठीक है, पहली वृत्तीय गति जो हमारी है वो है एक समान वृत्तीय गति। नाम से लग रहा है एक समान का मतलब, ठीक है, एक होता है एक समान वृत्तीय गति, दूसरी असमान वृत्तीय गति। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति का मतलब होता है, नाम से लग रहा है, एक समान का मतलब होता है एक जैसा रहे। ठीक है, ना घटे ना बढ़े, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस चीज को जरा बारीक से समझना होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक समान वृत्तीय गति में और असमान वृत्तीय गति में केवल एक चेंजेस होता है। ठीक है, ये भी देखिए वृत्तीय गति है, वो भी वृत्तीय गति है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक चेंज है और वो बड़ा ही बारीक सा चेंज है और काफी वो अंतर क्रिएट कर देता है दोनों के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो एक समान वृत्तीय गति में जो होगी, चाल जो होगी वो नहीं बदलेगी। चाल नहीं बदलेगी यानी चाल क्या रहेगी? एक समान रहेगी, चाल एक समान रहेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक समान गति में क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति में एक समान का मतलब होता है एक जैसा, चाल इसकी नहीं बदलेगी इसमें। और असमान में इसका जस्ट उल्टा होगा, मतलब इसमें चाल नहीं बदल रही थी, चाल फिक्स थी, इसमें चाल बदलती रहेगी। अब बदलने का मतलब दोस्तों घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो मैटर नहीं करता, बस चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चाल एक समान नहीं रहेगी। ठीक है,
अब एग्जाम्पल देखिए, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे चाल एक समान रहेगी, यहाँ पे चाल असमान रहेगी, ठीक। अच्छा, चाल असमान रहेगी, चाल एक समान रहेगी, चाल असमान रहेगी, वो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। यहाँ भी वेग परिवर्तित होगा, वेग परिवर्तित होगा, ठीक है। यहाँ भी वेग परिवर्तित होगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो सेम पॉइंट हो गए, हम तो अंतर बता रहे थे। बिल्कुल, ये दोनों सेम पॉइंट जरूर है, लेकिन ये दिखने में सेम है, एक्चुअल में नहीं है। देखिए मतलब क्या होता है, आपको पता है वेग सदिश राशि होती है। जब भी किसी सदिश राशि के भले परिमाण में आप कोई परिवर्तन ना करें, उसकी दिशा को पलट दें, है ना। अगर आप किसी भी सदिश राशि के परिमाण को परिवर्तित ना करें, केवल उसकी दिशा को भी बदल दिया आपने, तो वो वेक्टर बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये वेग एक वेक्टर है, वेग क्या है, सदिश राशि है, बिल्कुल। अब आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप वृत्तीय गति करते हैं, सपोज, या कोई भी कण वृत्तीय गति करता है, सपोज करिए हमने मान लिया कि ये भाई कोई एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस पे कोई वस्तु चल रही है, ठीक है। ये इसका केंद्र हो जाएगा, मान लीजिए केंद्र को हमने O मान लिया, चलिए, ठीक है। अब किसी क्षण कोई कण जो है, ठीक है, वो कण कहाँ है, इस बिंदु पर है। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने, पॉइंट ए बोल दिया, ठीक है। वो ऐसे चल रहा है, ठीक, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉक ऐसे चलती है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर वृत्तीय गति करने वाले किसी भी कण का किसी बिंदु पर वेग की दिशा को जानने की इच्छा अगर आप रखते हैं, तो करना कुछ नहीं होगा, केवल उस स्थिति पर कण जहां पर भी होगा, उस बिंदु पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। स्पर्श रेखा का मतलब होता है एक ऐसी रेखा खींचिए जो केवल और केवल वृत्त को इस बिंदु पर टच करे, ठीक है, अदरवाइज और कहीं टच ना करे, ठीक। ये देखिए, ये हो गया आपका वेग, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्तीय गति में किसी भी कण का किसी बिंदु पर जो वेग होता है, वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, ठीक। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये कण बिंदु ए पर था तो उसका वेग कैसा था, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड, बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, बिल्कुल ही वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये कण कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक, ओके। ये कण उठ के गति तो कर ही रहा है भाई, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया ये हमारा बिंदु बी हो गया, ठीक। अब इस बिंदु पर अगर हमें जानने की इच्छा हो कि इस बिंदु पर कण का वेग किस दिशा में होगा, तो करना कुछ नहीं, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। ये देखिए एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी इस बिंदु पे, इसका वेग कितना हो गया, v हो गया, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इस वेक्टर की लंबाई और इस वेक्टर की लंबाई बिल्कुल सेम बनाई है, और बिल्कुल बनाऊंगा क्योंकि दोनों वेक्टर का जो परिमाण है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। गौर करिएगा, यहाँ पे ये वेक्टर का परिमाण परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी दिशा तो बदल गई। पहले दिशा कैसी थी, वर्टिकली अपवर्ड, अब कैसी है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली राइट साइड, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन बदल गई, और वेक्टर है, डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर चेंज हो गया। इसीलिए कहते हैं कि एक समान वृत्तीय गति हो चाहे असमान वृत्तीय गति हो, वेग तो परिवर्तित होगा ही होगा, क्योंकि वेग को परिवर्तित होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप परिमाण ही परिवर्तित करें, आप दिशा भी बदल दीजिए तो भी वेग परिवर्तित हो गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आपका वेग है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चलिए बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर कर लीजिए। कहाँ पे है, पूर्व दिशा में है। अब क्या हुआ, आपको इसे चेंज करना है। आपने चेंज कैसे कर सकते हैं, आप चेंज दो तरह से कर सकते हैं। हो सकता है आप 40 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर कर दें पूर्व दिशा में, दैट इज ओके, चेंज हो गया ना भाई, परिमाण उसका बढ़ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड उसका फिक्स रखें, 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर ही रहने दें, बस डायरेक्शन चेंज कर दे। पहले हम पूर्व दिशा में जा रहे थे, अब पश्चिम की ओर निकल जाएं, वेस्ट की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज होने मात्र से भी वेक्टर में चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब चेंजेस ही तो हैं, ओके। तो वेक्टर चेंज हो गया, देखिए वेक्टर दोनों में परिवर्तित होता है, ठीक। अब अगर हम बात करेंगे असमान वृत्तीय गति की, ये तो बात हो गई थी एक समान वृत्तीय गति की। एक समान वृत्तीय गति में वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, केवल डायरेक्शन बदलती है, इसलिए चेंज आता है, ठीक, ओके। असमान वृत्तीय गति में क्या होगा, असमान वृत्तीय गति में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, जो भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, ठीक। जबकि यहाँ क्या होता है, केवल डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, देखिए वेग परिवर्तित हो रहा है, ये चीज समझने लायक है, ठीक। तो इसी आधार पे हम क्या कह सकते हैं, एक समान वृत्तीय गति करने वाली
इसकी डेफिनेशन में आप बोल सकते हैं जब कोई कण किसी बिंदु के परिता एक वृत्ताकार पर इस प्रकार गति करता है कि उसकी चाल एक समान बनी रहती है, तब उसकी इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा, जब कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर इस प्रकार गति करता है कि उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, समान नहीं रहती मतलब परिवर्तित होती रहती है, तब उस कण की इस प्रकार की गति को असमान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, चलिए ये तो छोटे से टॉपिक हो गए दो। ठीक, अब हमको जो पढ़ना है, हमारे जो मतलब का है वो केवल एक समान वृत्तीय गति। हमारे मतलब का क्या है? केवल एक समान वृत्तीय गति। अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके मतलब का भी नहीं है। ठीक, ओके, चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। वृत्तीय गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, वो हमें पढ़नी है। अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। ठीक है, कोणीय विस्थापन। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, रेखीय गति में हम लोग जो जो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, वृत्तीय गति अभी पढ़ रहे हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे घूर्णन गति। तो वृत्तीय गति और जब भी वृत्तीय गति और घूर्णन गति की बातें आएंगी, ठीक है, तो हमको कुछ अलग टाइप के टर्म्स भी पढ़ने पड़ेंगे और वो अलग टाइप के टर्म्स सुनने में अलग हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्यों? जैसे हम लोग रेखीय गति में पढ़ते हैं वेग, ठीक, सॉरी, रेखीय गति में जैसे हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन, यहाँ पे हो जाएगा कोणीय विस्थापन। ठीक है, किसके लिए? वृत्तीय गति के लिए और घूर्णन गति के लिए। ठीक, ऐसी बात नहीं है कि वृत्तीय गति में केवल कोणीय विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन नहीं होता, सब होता है, मैं भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। और जैसे वहां पे हम लोग रेखीय वेग की बात करते हैं v, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोणीय वेग होगा, उसको हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, वहां पे होता है रेखीय त्वरण, यहाँ कोणीय त्वरण भी। इस तरह की चीजें इसमें वृत्तीय गति में और घूर्णन गति में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, खैर अभी आपके इस चैप्टर में जो मतलब का है वो पढ़िए, फिर जब हम लोग अगले चैप्टर 7वें चैप्टर पे चलेंगे घूर्णन गति पे तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक सर्किल बनाता हूँ, ठीक है, एक वृत्त लीजिएगा, एक वृत्त है, ओके। अब यहाँ पे इसका एक सेंटर हमने मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया सेंटर हो। ठीक, हमने मान लिया कि ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्तीय पथ है या वृत्ताकार पथ है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमने माना किसी क्षण कण कहाँ पे है? कण बिंदु A पर है, ठीक, बिंदु A पर है, और कुछ समय बाद ये यहाँ से उठकर कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। भाई गति कर रहा है तो चलेगा ही, और चलेगा तो समय समय पर अलग अलग समय पे वो अलग अलग जगह पे दिखाई देगा। थोड़ा समय बीता, A से उठकर B पे चला गया, फिर समय बीतेगा, कुछ समय बाद B से उठ के यहाँ पे, यहाँ कहीं और, ऐसे वो घूमता रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपने एक चीज महसूस करी होगी कि जब वो कण A से B तक गया, ठीक है, जब वो कण A से B तक गया तो उसमें उसने किया क्या? उसने मार्ग के केंद्र पर कुछ दूरी, उसने अपने वृत्ताकार पथ पे कुछ दूरी तय करी है और साथ ही साथ मार्ग के केंद्र पर भी कुछ कोण अंतरित किया है। हमने मान लिया ये कोण कितना हो गया? डेल्टा थीटा हो गया। तो इसी कोण डेल्टा थीटा को हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन है क्या? बोलेंगे हम लोग कैसे, इसको परिभाषा कैसे देंगे? बोलेंगे वृत्तीय गति करने वाले किसी कण या किसी पिंड के द्वारा रेखीय विस्थापन के दौरान मार्ग के केंद्र पर अंतरित होने वाले कोण को क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। एक बार फिर सुनिएगा कि वृत्तीय गति करने वाले किसी पिंड अथवा किसी कण के द्वारा रेखीय विस्थापन मतलब देखिए यहाँ A से उठ के इधर गया, तो ये जो दूरी ट्रेवल करेगा ना, ये जो दूरी तय करेगा अपने वृत्ताकार पथ पे, जो दूरी तय करेगा वो होता है रेखीय विस्थापन। ठीक है, तो अपने रेखीय विस्थापन के दौरान मार्ग के केंद्र पर जो भी कोण अंतरित करता है उसे क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। ठीक है, और ये हो गया हमारा डेल्टा थीटा। ठीक, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कोणीय विस्थापन की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोणीय वेग की। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट कोणीय वेग है। ठीक, ये W नहीं है, देखिए W हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ओमेगा W में देखिए यहाँ हमने दो कोने निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ कॉर्नर्स लिख लें, तो कॉर्नर नहीं निकालिएगा, केवल इसको ऐसे बनाइएगा, ऐसे। ठीक, ये है ओमेगा, इसे क्या बोलते हैं? ओमेगा। ठीक, इसको कैसे समझेंगे? इधर आ जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम काफी हेल्प करने वाला है। अब ऐसे समझिए, सपोज करिए कि जब हमने मेजरमेंट को स्टार्ट किया t=0 था, हमने मेजरमेंट को स्टार्ट किया तो समय कितना हो रहा था? t=0। बिल्कुल इस पॉइंट से मेजरमेंट स्टार्ट करिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये पिंड या फिर ये कण A से उठकर B तक चला गया। ठीक है, जाने दीजिए। अब A से उठ के B तक चला गया तो उसने कुछ टाइम लिया होगा ना। हमने माना कि t=Δt समय। देखिए यहाँ पे समय कितना हो रहा था? t=0 सेकेंड। यहाँ कितना हो रहा है? t=Δt सेकेंड। इसका मतलब इसने A से B तक जाने में कितना समय लिया?
डेल्टा टी समय लिया। आप कैसे कह सकते हैं बात भाई, आप खुद समझिए। आप 9 बजे घर से निकले अपने ऑफिस या अपने स्कूल जाने के लिए, ठीक है। आपने जब ऑफिस पहुंचे, आपने अपनी घड़ी में देखा तो 9:30 हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, आप 9 बजे घर से निकले, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गए, तुरंत जैसे पहुंचे वैसे घड़ी में देखा 9:30। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कितना टाइम लिया, आधे घंटे लिए, यानी 30 मिनट्स लिए। बिल्कुल वही काम तो हो रहा है यहाँ पे। जब t = 0 सेकंड से चलना शुरू किया था, b पर पहुंच गए तो कितना टाइम हुआ, डेल्टा t सेकंड। इसका मतलब डेल्टा t में से 0 को माइनस करेंगे। वही काम तो वहां भी किया था, 9:30 में से 9 माइनस किया ना, बिल्कुल वही, ठीक है। तो डेल्टा t में से 0 को माइनस करेंगे, कितना है डेल्टा t, यानी कितना टाइम लिया इसने, डेल्टा t। तो बस अब आप खुद बताइए कि आप वेग को कैसे परिभाषित करते हैं। वेग को परिभाषित करते हैं आप विस्थापन बटे समय। तो कोणीय वेग को कैसे परिभाषित करेंगे कि आपने ये पढ़ा होगा ना, ये फॉर्मूला कि वेग बराबर कितना होता है, आपने पढ़ा होगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये तो पढ़ा ही है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। अब देखिए, जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, वैसे ही कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय होता है, ठीक। कोणीय विस्थापन बटे समय, ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब कोणीय वेग को लिखते हैं हम लोग ओमेगा से = डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे ना, आप देखिए डेल्टा टी छोटी क्वांटिटी है, सभी जानते हैं डेल्टा टी क्या है, एक छोटी क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, अगर हम लोग को मेजरमेंट जितना एक्यूरेट चाहिए, बात मैंने बताया था ना, 2 तरह के वेग होते हैं, एक होता है औसत वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और 10-15 सेकेंड भी इनफ है, ठीक है। यानी कि इससे भी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हमको मेजरमेंट चाहिए। तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए मेजरमेंट चाहिए, तभी तो हमारी जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी ना, तभी तो तात्क्षणिक वेग होगा, बिल्कुल। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमको डिफरेंशियल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो निकल के आ रहा है, ये तात्क्षणिक वेग नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही काम जो हमने वहां किया था, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब मैं बता ही चुका था, इसको पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी है क्या, डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जितने टाइम इंटरवल के लिए ये ए से बी तक मूव किया, या ए से बी तक मूव करने में जितना समय ले रहा है, या यूं कह लीजिए उसको जितने समय के लिए चलने की अनुमति है, बिल्कुल। अब अगर यही टाइम इंटरवल अत्यंत सूक्ष्म हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप जो भी वेलोसिटी मेजर करेंगे वो बिल्कुल उस पॉइंट पे, उस समय पे, उस टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेट वेलोसिटी होगी, एक्यूरेट वेलोसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हैं, तो ये कितना रिजल्ट करेगा, ये रिजल्ट करेगा ओमेगा = डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। मैंने बताया था, कभी भी ऊपर और नीचे दोनों में डेल्टा क्वांटिटी लिखी हो और यहाँ पे लिखा हो लिमिट डेल्टा टी, डेल्टा और लिमिट के साथ वो चीज 0 की ओर टेंड कर रही हो जो अपॉन में लिखी है। यहाँ अपॉन में क्या लिखा है, यहाँ अपॉन में लिखा है डेल्टा टी, और जो अपॉन में लिखा हो अगर वो 0 की ओर बढ़ रहा हो तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसमें, डिफरेंशियल टर्म्स में बदल जाता है, ठीक है। तो ओमेगा = डी थीटा बाई डी टी। अब देखिए ओमेगा कैसी राशि होगी, ओमेगा एक सदिश राशि होगी। कैसे, क्योंकि विस्थापन सदिश होता है, जब रेखीय विस्थापन सदिश है तो कोणीय विस्थापन क्यों नहीं, ठीक है। तो ये भी सदिश राशि है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये सदिश राशि होगी। मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक इसका होगा ही नहीं। क्यों, मात्रक क्यों नहीं होगा इसका, क्योंकि देखिए कोण को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये कोण ही तो है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा लीजिए। चाप मतलब ये वाली लंबाई, ए से बी तक की लंबाई अपॉन त्रिज्या, ये तो मतलब क्या रहा इसका, कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप इसका मात्रक निकालेंगे तो चाप की लंबाई, चाप मतलब चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या, चाप की लंबाई MKS मात्रक मीटर, त्रिज्या MKS मात्रक मीटर, मीटर बटे मीटर कट जाएगा, कोई भी मात्रक नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो इसका मात्रक कुछ है ही नहीं, विस्थापन का मात्रक कुछ है ही नहीं। तो लेकिन ऐसे तो भाई काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल यूज में जाएंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ मात्रक तो होना ही चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, औद्योगिक स्तर पर इसका मात्रक क्या रखते हैं हम लोग, रेडियन रखते हैं, ठीक है। इसका मात्रक ये एक सदिश राशि होती है, मात्रक ये इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, मात्रक इसका रेडियन है, ठीक। और इसकी विमा क्या होगी, विमा होगी नहीं, ठीक है, विमा होगी नहीं। ये मात्रक भी ना होता, लेकिन मात्रक वही रखना पड़ा, क्योंकि औद्योगिक स्तर पे उसको बुलाने के लिए, उसको बताने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज कर इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो आप सब्जी वगैरह कुछ लेने जाते तो आप बोल देते हैं 1 किलो 2 किलो। अगर सपोज करिए उसका मात्रक होता ही ना, तो आप क्या बोलते हैं, आप 1 किलो नहीं बोल सकते, आप बस संख्या बोल के रह जाते हैं 1 2, अब उसका मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, इसलिए मात्रक होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका
रेडियन रखा गया है। ठीक है, ओके चलिए, अब इतनी बात समझ आ गई। अब बात करें तो हम लोग कोणीय वेग की। अब देखिए यहाँ पे कोणीय विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि का अवकलन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सदिश राशि थीटा का अवकलन कर रहे हैं समय के सापेक्ष, और जब सदिश राशि का अवकलन करेंगे या सदिश राशि का समाकलन करेंगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, वो भी एक सदिश राशि होगी। इसका मतलब ओमेगा क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक, ओके चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन वो भी है। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे आवर्तकाल की। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आवर्तकाल की। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। अब देखिए आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक चक्कर पूरा करने में हम कितना समय ले रहे हैं। एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या हुआ, अब इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमने चलना कहां से शुरू किया, ए पॉइंट से। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से हमने मेजरमेंट शुरू की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप इस पॉइंट से मेजरमेंट शुरू कर लीजिए। ठीक है, आप जिस पॉइंट से चले वृत्तीय पथ पर पूरा घूमकर उसी पॉइंट पे लौट आए तो समझ लीजिए आपने एक चक्कर पूरा कर लिया। ठीक है, फिर से सुनिएगा, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर लौट आए तो समझ लीजिए आपने एक चक्कर पूरा कर लिया। ठीक है, अब यही होता है, एक चक्कर पूरा करने में हम जितना समय लेते हैं वही हमारा आवर्तकाल है। ठीक है, वृत्तीय गति करने वाली कोई वस्तु एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है वही उसका आवर्तकाल है। आवर्तकाल है तो आवर्तकाल भी एक प्रकार का समय ही होता है, क्योंकि मेरे शब्दों पे गौर करिए, परिभाषा पे गौर करिए। ठीक है, कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय ले रहा है वो आवर्तकाल है। यानी आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल एक प्रकार का समय हुआ, वो समय जो एक चक्कर पूरा करने में किसी वस्तु को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सिंपल, तो ये आवर्तकाल हो गया। ठीक, अब आवर्तकाल है, समय है, तो जाहिर सी बात है अदिश राशि होगी, मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा, और विमा क्या होगी, टी होगी। ठीक है, चलिए ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल हो जाए। आपने देखा होगा घड़ी में, घड़ी को देखा होगा जो वॉल क्लॉक होती है। ठीक है, उसमें सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट 12 से वो चलना शुरू करती है सेकंड वाली सुई, और घूम के 12 पे आती है तो 1 मिनट बीत गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में 1 मिनट ले रही है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड ले रही है, तो सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 1 मिनट या 60 सेकंड। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं मिनट वाले सुई की, तो जरा गौर करिएगा, मिनट वाली सुई 12 से चलती है और 12 तक वापस जाती है, तब जाके उसका एक चक्कर पूरा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट वाली सुई 12 से चल के 12 तक आने में कितना समय ले रही है, 60 मिनट का समय ले रही है। 60 मिनट यानी 1 घंटा। ठीक है, तो मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 1 घंटा, और घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 12 घंटे। कैसे, मान लीजिए घंटे की सुई 12 पे है, ठीक है, दिन के 12 बज रहे हैं। अब घंटे की सुई वही जब घूम के 12 पे आएगी तब रात के 12 बज चुके होंगे। इसका मतलब कि उसने कितने घंटे ट्रेवल किए, 12 घंटे ट्रेवल किए, तो 12 घंटे उसका आवर्तकाल हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब आवर्तकाल की एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जो है वो करीब करीब 365 दिन, 365 से थोड़ा ज्यादा दिन लगते हैं। ठीक है, कुछ घंटे ज्यादा लगते हैं 365 से। ठीक है, तो हम उसको एक रफ एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। 365 दिन में हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है, तभी हमारा 1 वर्ष बीत जाता है। तो वो क्या है, वो उसका आवर्तकाल ही तो है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है दोस्तों, एक होती है वृत्तीय गति ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक होती है घूर्णन गति करती है, अपने ही अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमती रहती है। जब वो अपने अक्ष पे घूमती है इसलिए दिन और रात होते हैं, तो अपने अक्ष पे घूमने वाली जो गति, घूर्णन गति जो करती है, घूर्णन गति के लिए उसका आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे, और उसके कारण दिन रात होते हैं। ठीक, खैर जब हम लोग घूर्णन गति पढ़ेंगे तो जानेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलिए, आवृत्ति यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टर्म है, ठीक है, जो केवल ऐसा नहीं कि वृत्तीय गति के लिए ही परिभाषित होता है। जब कोर्स आगे बढ़ेगा और आप 11th का सिलेबस खत्म होने वाला होगा तो उसके लास्ट में चैप्टर है दोलन करके। ठीक है, तो उसमें हम लोग दोलन के बारे में जानेंगे, मैकेनिकल ऑसिलेशंस क्या होते हैं। तो दोलन के लिए भी हम लोग यही चीज करते हैं। दोलन में भी क्या होते हैं, कंपन होते हैं। इस तरह की गतियां होती है कि वस्तु जहां से चले वहीं पे घूम फिर के वापस आए। ठीक है, तो उसके लिए भी जब हम लोग दोलन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग आवृत्ति जैसी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है,
यहाँ पे आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति आवर्तकाल एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, अब देखिए ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं एन से या एफ से, जो आप लिखना चाहें। ठीक है, दोनों ही नोटेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ध्यान सुनिएगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, ओके। अब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है एक सेकंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या। ठीक, और यानी एक सेकंड में हम जितने चक्कर पूरा कर रहे हैं वो हमारी आवृत्ति हो गई। सपोज करिए जैसे हम कहें कि हमने मान लीजिए हम कह दें कि हमने 20 सेकंड में, ठीक है, हमने 20 सेकंड में कितने चक्कर पूरे किए, 40 चक्कर पूरे किए, 40 रोटेशंस। ठीक है, इसका मतलब एक सेकंड में हमने कितने रोटेशन किए होंगे, एक सेकंड में हमने 2 रोटेशंस किए होंगे, 2 रोटेशन। ठीक है, तो बस एक सेकंड में हमने 2 रोटेशंस किए। तो एक सेकंड में जितने रोटेशन हम परफॉर्म करते हैं वही क्या है हमारा, वही हमारी आवृत्ति है। ठीक, ओके, चलिए अब मैं इसको रफ करता हूं। और देखिए आवर्तकाल कहता है कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय t है, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय t, और ये होगा ही, कोई भी वस्तु हो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेगी वही अब हो जाएगा आवर्तकाल। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक वस्तु एक चक्कर पूरा करने में अपने आवर्तकाल के बराबर समय लेती है। ठीक है, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर आवर्तकाल। इसको उल्टा बोलिए, t सेकंड यानी कि आवर्तकाल के बराबर सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों संख्या कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, एक चक्कर। ठीक है, ओके, तो अब यहां से निकालिए एक सेकंड में पूर्ण चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/t हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, क्योंकि एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति होती है। इसका मतलब ये बन जाएगा n और इज इक्वल टू ये हो गया 1/t। इसका मतलब क्या हुआ कि n और t के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, कि n इज इक्वल टू 1/t, सिंपल। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, इसको f भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा और डेरिवेशन है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखिए ओमेगा यानी कि कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध, कोणीय वेग आवर्तकाल में भी संबंध होता है, देख लेते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको लगे रफ ही कर देता हूं मैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, मान लीजिए इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं। ठीक है, हम 1 कंप्लीट रोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन, तो एक पूर्ण चक्कर में क्या होगा, एक पूर्ण चक्कर में वस्तु मान लीजिए बिंदु ए से चली तो घूमकर वापस ए पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब वस्तु पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगी और ए से चलकर वापस ए पर लौट आएगी तो उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 2π। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यारी डेफिनेशन यूज करेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है d(θ/dt) था ना, बिल्कुल सही है ना, मतलब केंद्र पर अंतरित कोण अपॉन में लिया गया समय। जब एक चक्कर पूरा हो गया है तो केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 2π, और एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय अपॉन में लिखना होगा। और एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय किसके बराबर होता है, हमेशा आवर्तकाल के बराबर होता है। यानी ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2π/t। और यहां से आप एक और रिलेशन देख पा रहे होंगे, ओमेगा इज इक्वल टू, इसी चीज को हम लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π × 1/t। और दोस्तों 1/t क्या बन जाएगा, n बन जाएगा आवर्ती, यानी कि ये बन गया 2πn। ठीक, तो ये 2 रिलेशन हमारे आ गए, कोणीय वेग और आवर्तकाल के बीच में संबंध ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, और कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध ओमेगा इज इक्वल टू 2π × n। ठीक है, ये दोनों चीज हमारी हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध जानेंगे। ठीक, तो खैर इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक ही चित्र से हमारा काम चल जा रहा है काफी हद तक। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन भी इसी डायग्राम से हो जाएगा। जब हम लोग नेक्स्ट डायग्राम में चलेंगे तो इसी डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे और वो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी हद तक सब में एक ही डायग्राम चल रहा है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। कोणीय वेग और रेखीय वेग में हमें संबंध निकालना है। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा, और रेखीय वेग क्या होता है, v। ठीक है, अब मुझे इनके बीच में संबंध निकालना है। चलिए अब इसी डायग्राम को लेकर हम लोग बात करते हैं। ठीक, सपोज करिए कि
यहाँ पे इस डायग्राम में कोई कण है, उसने बिंदु ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंचा, इतनी बात तो हम जान ही रहे हैं, ठीक है। और वो जिस वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, आर के बराबर है, उसका केंद्र कितना है, ओ है, ठीक है। ओके, जब वो ए से बी तक गया तो इसने वृत्ताकार पथ पर कितनी दूरी तय की, इसने वृत्ताकार पथ पर जो दूरी तय की है वो कितनी है, वो है डेल्टा एस के बराबर, ठीक है। वृत्ताकार पथ पे जो दूरी तय की है वो कितनी है, डेल्टा एस के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई है ना। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे इसको जो नाम दे दिया जाए एक क्षेत्रफल। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है, कोण है हमारा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू चाप कितने, चाप मतलब चाप की लंबाई, ये है डेल्टा एस, ठीक है। ये हो गया डेल्टा एस अपॉन में त्रिज्या कितनी है, आर, ये हो गई आर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमको ओमेगा और वी चाहिए। ना तो ओमेगा दिख रहा है ना वी दिख रहा है, कोई बात नहीं, दोनों पक्षों में क्या करिए, ये जो गति हुई है ना दोस्तों, ये गति में कितना समय लग रहा है, इस गति में डेल्टा टी समय लग रहा है। तो हमको करना क्या है, हमको इस डेल्टा टी समय के लिए काम करना है। तो और मुझे ओमेगा भी बनाना है, वी भी बनाना है, बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग कर दीजिए, ठीक है। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा, ठीक है। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग किया, यहाँ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और 1 अपॉन आर को बाहर कर दिया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक। देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो है वो क्या बनेगा, वो आपका ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। आप जान ही रहे हैं, पढ़ ही चुके हैं ओमेगा, ठीक है। कोणीय वेग, ये कोणीय वेग बन गया, ठीक है। ये 1 अपॉन आर एज इट इज रहेगा, और ये क्या बन गया, ds अपॉन dt लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ds अपॉन dt, ये बन गया v, ठीक है। और ये बन क्या जाएगा, यहाँ से अब r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। ये अब आप इसमें जानते हैं, मैंने अभी बताया ओमेगा के बारे में, जब हम लोग बात कर रहे थे मैंने कहा था ओमेगा सदिश है, क्योंकि कोणीय विस्थापन सदिश है, ठीक है। ओमेगा सदिश है, v सदिश है, r तो चलिए दूरी है, त्रिज्या है, वो अदिश है, ठीक है। खैर, और देखिए यहाँ से आपको एक एग्जांपल भी मिल रहा है, एक सदिश को, ओमेगा को, एक सदिश को किसी अदिश यानी स्केलर से गुणा किया। जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो वेक्टर होता है, यानी कि ओमेगा को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा v, और वो एक वेक्टर है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सदिश रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सदिश रूप में लिखिए, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर, सॉरी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। तो ये हो गया सदिश रूप हमारा, ठीक है। ओके, ये वृत्तिगत, ये घूर्णन गति में काम आएगा आगे। अच्छा, अब तो इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ से मैं थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। देखिए यही दो टॉपिक हैं, अभिकेंद्र त्वरण और इसके बाद जस्ट अगला टॉपिक है अभिकेंद्र बल, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर, मतलब ये थ्योरी का ये पूरा पार्ट और पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक। केवल क्वेश्चंस बचेंगे। और देखिए ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण, क्योंकि इसके बाद जब अगला चैप्टर शुरू होगा, ठीक है, गति के नियम, तो उसमें भी ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक्चुअली पता नहीं इनको आधा आधा पार्ट करने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब कर दिया गया है, ठीक है। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण के बारे में यहाँ पढ़िए, उसके एप्लीकेशन, उसके उपयोग अगले चैप्टर में पढ़िए, ठीक है। खैर यहाँ तो भाई ऐसा ही है एनसीईआरटी में, तो खैर अब हम लोग जानेंगे कि वो है क्या, ठीक। सबसे पहले, और यही दो चीज बड़ी काम की हैं, काफी इसके एप्लीकेशन है, काफी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं अभिकेंद्र त्वरण है क्या, ठीक है। आप जानते हैं त्वरण कब उत्पन्न होता है, त्वरण के लिए चाहिए क्या, त्वरण के लिए भाई त्वरण का फॉर्मूला तो ये होता है a बराबर dv अपॉन dt। dv अपॉन dt का मतलब क्या है, इसको पढ़ते हैं dv अपॉन dt, इसका मतलब हुआ कि v का t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। v क्या है, वेग है, t क्या है, समय है, मतलब, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वेग का अवकलन हो रहा है ना, इसका मतलब वेग के परिवर्तन की दर है। और कभी भी किसी चीज के परिवर्तन की दर देखते हैं, इसका मतलब अवकलन समय के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है। जनरली हम लोग समय के सापेक्ष ही उसकी दर देखते हैं, ठीक है, परिवर्तन की। तो वेग परिवर्तन की दर को हम लोग समय त्वरण बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ आ गई। अगर वेग परिवर्तित नहीं होगा, अगर वेग परिवर्तित ही नहीं होगा, वेग कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का अवकलन करने पे कितना आता है, 0 आता है। और कांस्टेंट का अवकलन करने में 0 आएगा तो त्वरण 0, मतलब त्वरण है ही नहीं। तो
इसका मतलब अगर त्वरण किसी वस्तु की गति में अगर त्वरण है, इसका मतलब कि वो वस्तु एक परिवर्तित वेग से गति कर रही है। ठीक है, अब बात ये आ गई कि वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई वृत्तीय गति चाहे एक समान वृत्तीय गति हो चाहे असमान वृत्तीय गति हो, ठीक है, क्या होता है, उनके वेग में तो परिवर्तन होना ही तय है, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन अगर उसकी चाल भी बदलेगी तो वो असमान हो जाएगी। अगर चाल नहीं बदल रही है, केवल वेग बदल रहा है, तो वो एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी। और हम एक समान वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा मतलब क्या है कि चाल नहीं बदल रही है और केवल वेग बदल रहा है, यानी वेग की दिशा बदल रही है, वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है। चित्र एक को ध्यान से देखिए। कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं, द्रव्यमान कितना है, m है। ठीक, वस्तु है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। वस्तु बिंदु A से चलना शुरू की, ठीक है, और एक वृत्ताकार पथ पे चल रही है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। ठीक है, बिंदु A से चलना शुरू किया। बिंदु A पर उसका वेग हमें जानने की इच्छा हुई कि बिंदु A पर उसका वेग क्या है। तो बिंदु A पर उसका वेग जानने के लिए हमने किया क्या, बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। और जब हम बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे तो उस स्पर्श रेखा की दिशा में ही वेग v1 होगा। ठीक है, हमने मान लिया बिंदु A पर वेग कितना है, v1 है। जब ये वस्तु A से उठकर B तक पहुंच गई, इसने मार्ग के केंद्र पर कितना कोणीय विस्थापन दिया, डेल्टा थीटा का। कितना समय लिया, डेल्टा t समय लिया। और जब ये बिंदु A से बिंदु B तक पहुंच गई तो बिंदु B पर इसका वेग कितना हो गया, v2 हो गया। वेग v2 हो गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने दोनों तीर की लंबाई बराबर बनाई है और मैंने क्या बताया था, तीर की लंबाई अगर बराबर है मतलब दो सदिशों के तीर की लंबाई बराबर है, मतलब वो दो सदिश कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं। यानी v1 का परिमाण और v2 का परिमाण क्या है, बराबर है। ये समझ लीजिए कि v1 का परिमाण और v2 का परिमाण जो है वो क्या है, बराबर है। इसको हम किसी तीसरे कांस्टेंट v के बराबर मान सकते हैं। ओके, चलिए ये चीज हमें समझ में आ गई। ठीक, अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें भाई त्वरण निकालना है। और अभी मैंने लिखा था यहाँ पे त्वरण निकालना है, मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, वेग परिवर्तन चाहिए ही चाहिए, हमें वेग परिवर्तन बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो बस अब वेग परिवर्तन ढूंढने के पीछे जुट जाइए। तो वेग परिवर्तन ढूंढना है मतलब हमें क्या करना है, v2 में से v1 घटाना होगा या v1 में से v2 घटाना होगा, क्योंकि इतना पता है कि v1 v2 दोनों अलग अलग हैं। तो मैंने क्या किया, v1 को देखिए, v1 बिल्कुल कैसे है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल है ना, v1 बिल्कुल ऊपर की ओर है, वर्टिकली अपवर्ड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक अलग जगह पे v1 v2 को मैंने डायग्राम किया हुआ है। ठीक है, देखिए v1 को मैंने वर्टिकली अपवर्ड बनाया, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है v1, तो v1 की डायरेक्शन देखिए हमने बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड बनाई है। ठीक है, और v2 जो है वो देखिए वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, तो हमने अप्रोक्सीमेट उसी एंगल पे इसको यहाँ पे सिचुएट कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों वेक्टर्स v1 और v2 को मैंने ऐसा एडजस्ट किया है कि उनकी टेल आपस में कोइंसाइड कर रही है। और मैंने आपको वेक्टर्स को घटाने का तरीका बताया था। सपोज करिए आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी घटाना है, ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। तो सबसे पहले ए और बी को ऐसा अरेंज करिए कि दोनों की टेल आपस में कोइंसाइड करे। जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया वेक्टर ए, ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर बी। ठीक, अब इसको ऐसा हमने एडजस्ट कर दिया कि दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है। अब आपको निकालना क्या है, आपको a माइनस बी निकालना है। मान लीजिए a माइनस बी की डायरेक्शन को आपको प्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो पॉजिटिव होता है उसकी ओर रिजल्टेंट का हेड होगा। ध्यान सुनिएगा, रिजल्टेंट का हेड उसकी ओर होगा जो पॉजिटिव है। यहां पॉजिटिव कौन है, ए है, तो रिजल्टेंट का हेड किसकी तरफ जाएगा, ए की तरफ। ठीक है, रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो कहां जाएगा, ए की तरफ जाएगा। ये देखिए ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक है, ये रिजल्टेंट का हेड हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी। तो यही ये होता है एक फास्ट मेथड, वेक्टर्स को घटाने का फास्ट मेथड यही है। ठीक है, आपको v2 माइनस v1 चाहिए था, तो मैंने क्या कहा, v2 माइनस v1 मतलब v2 पॉजिटिव है, तो मैंने रिजल्टेंट जो आ रहा है उसका हेड किधर रखा, इधर की ओर। देखिए v2 की ओर है। अगर मुझे v1 माइनस v2 चाहिए होता तो ये हेड उधर की ओर हो जाता है। ठीक है, तो डायग्राम 2 मैंने बना दिया, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको नेमिंग इसकी कर देते हैं। ये तो ओ ए बी तो बन ही चुका है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं p, इसको इस पॉइंट को बोल दिया हमने q, इसको हम लोग v1 v2 से बोल देंगे। ठीक है, p v1 मतलब ये वाला वेक्टर, p v2 मतलब ये वाला वेक्टर। ठीक है, चलिए
अब हम अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन रहा है OAB, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, बिल्कुल समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो V1 V2 जो दूसरे वाले चित्र में जो त्रिभुज बना है उसकी जो भुजाएं हैं वो मैं यहीं से लेकर आया हूं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। और लिखेंगे चित्र 1 में त्रिभुज कौन सा? OAB, ठीक है, तथा इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, देखिए, है ना। तथा चित्र 2 में भुज PV1V2 कैसे हैं? एक समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए फिर, है ना, समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं सब बराबर होती हैं, अनुपात में बराबर होती हैं, ठीक है। तो संगत भुजाएं लीजिए जरा, यहाँ पे हम लोग ये वाली भुजा ले रहे हैं, चाप वाली भुजा, कौन सी? AB। तो यहाँ पे हमने लिखा AB, ठीक है, AB अपॉन में, अब उसकी वाली भुजा ली है तो इसकी भी वाली भुजा लीजिए, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा B, ठीक, डेल्टा B इज इक्वल टू, और इसकी एक भुजा हमने ये वाली ले ली OA। ध्यान रखिएगा, पहले हम ऊपर किसकी भुजाएं लिख रहे हैं? चित्र 1 में जो त्रिभुज बना है उसकी भुजाओं को ऊपर लिख रहे हैं, तो हर बार वही ऊपर रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने AB लिखा है, चित्र 1 की जो भुजा AB है उसको ऊपर रखा है, बाद में डेल्टा V रखा है। तो अगले स्टेप में भी हम लोग चित्र 1 से जो भुजा OA मिल रही है उसको ऊपर रखेंगे, ठीक। ऑर्डर मत चेंज करिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक, ओके। OA अपॉन में ये PV1 ले लीजिए या PV2 ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई, ओके। अब देखिए सबकी वैल्यू रखिए जरा। AB कितना है? AB मतलब ये चली गई दूरी, इसको हमने बोल दिया था, ये हमने बोला था भाई कितना है? डेल्टा S है, इसको हमने डेल्टा S मान लिया था, ठीक है, इसको हमने डेल्टा S मान लिया था कि हमने माना था ये रेखीय विस्थापन है डेल्टा S, ठीक है। चलिए, यहाँ पे AB जो है वो डेल्टा S अपॉन में डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, ठीक है, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1, अच्छा, और इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक। और OA मतलब ये R, ठीक। और देखिए PV1 मतलब ये वाले त्रिभुज की लंबाई, और ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाले त्रिभुज की जो भुजा है वो एक वेक्टर है, और वेक्टर में तीर की लंबाई मतलब वेक्टर का परिमाण। और मैंने यहाँ बताया था कि दोनों ही वेक्टर परिमाण में तो बराबर हैं, यानी मॉड ऑफ V1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ V2 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हमने मान लिया V, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे V रख देंगे, सिंपल, V1 रखें, V2 रखें, या केवल हम V रख दे, परिमाण ही तो लेना है, सब बराबर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमको करना क्या है? देखिए, अभी भी कुछ हमारा काम बन नहीं रहा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा V को धर लेगा, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन में R इंटू डेल्टा S, ठीक। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? डेल्टा T से भाग करिए, दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग करने, भाग करिए, कितना हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन में डेल्टा T, और भाग क्यों कर रहे हैं भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा V अपॉन R है, इसको एज इट इज हमने उतार दिया, ठीक है। और यहाँ जो डेल्टा T अपॉन में भेज रहे थे वो इधर इसके अपॉन में भेज देंगे। अब भाई भाग कर रहे हैं, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट ले लें, अब लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, और ये इधर लिखा है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन R, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे है डेल्टा S अपॉन में डेल्टा T, ये क्या बन गया? ये देखिए, ये बनेगा dV अपॉन में dt, ठीक, dV अपॉन dt, और ये बन गया V अपॉन में R, और ds डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, आगे लिखा है लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा ds अपॉन dt, ठीक। और ds अपॉन dt दोस्तों क्या बन जाता है? वेग हो गया, और ये तो त्वरण बन के आ रहा है ना, dv अपॉन dt हमेशा एक त्वरण ही तो है, ठीक है। तो ये बन जाएगा त्वरण, और यहाँ पे ये जो त्वरण आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। तो और एक v यहाँ से बनेगा, ठीक है, एक v ये है, एक v ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में R। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ds अपॉन dt जो बन रहा है वो क्या है? वो वेग बन जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये तो परिभाषा, ये तो पूरा डेरिवेशन हो गया, ठीक। अब हम बात करेंगे अभिकेंद्र त्वरण को हम परिभाषित कैसे करें। तो हम बोलेंगे कि जब भी कोई कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, या इतना ना बोलना चाहे तो शॉर्ट में बोल दीजिए कि जब भी कोई कण या कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, तब
उस पिंड पर मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर भीतर की ओर, मतलब मार्ग के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, उसी को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, क्या बोलेंगे कि वृत्तीय गति करने वाले किसी पिंड पर या किसी कण पर मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा मार्ग के केंद्र की ओर होती है। इस त्वरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अच्छा, अब त्रिज्य त्वरण, ठीक है, इसको हम लोग त्रिज्य त्वरण भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये हो गया, इसको चलिए यहां से मैं पार्टीशन कर देता हूं। ओके, अब न्यूटन के गति के नियम के हिसाब से, और कौन सा नियम? दूसरे नियम। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के हिसाब से अगर किसी वस्तु पे कोई बल लग रहा है, कोई त्वरण लग रहा है ना, तो द्रव्यमान तो वस्तु के पास है ही, हर वस्तु के पास द्रव्यमान होता है कुछ ना कुछ। अगर वस्तु के पास द्रव्यमान तो ऑलरेडी है, अगर उसके पास त्वरण भी है, तो द्रव्यमान और त्वरण दोनों है तो उस पर एक बल भी लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने गति के दूसरे नियम में कहा था कि वस्तु पर बल भी कार्य करेगा और उसका मान जो होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ये कहां से आया? चैप्टर नंबर 4, यानी अगले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम, तो वहां पे न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, उसमें हम ये प्रूफ कराएंगे कि कैसे F = m × a आ गया। ठीक है, खैर अब यहाँ पे जो बल लग रहा है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में मैंने यहाँ से एक छोटा सा अलग टॉपिक शुरू किया है। ठीक है, ये अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल m × और ये हो गया v²/r। ठीक, तो ये Fc, तो Fc = कितना हो गया? ये हो जाएगा mv²/r। ठीक, ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हाँ, ये बोल रहे थे कि अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जब भी किसी वस्तु पे अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है ना, तो अभिकेंद्र त्वरण जो होता है वो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, कण चाहे जहां भी रहे, कण चाहे वृत्ताकार मार्ग के किसी भी बिंदु पर रहे, चाहे वो यहां रहे, चाहे वो यहां रहे, या चाहे वो यहां पर रहे, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर जो त्वरण होता है वो हमेशा कहाँ कार्य करता है? उसके केंद्र पर कार्य करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो ये चीज है। कण चाहे यहाँ पर हो, ये पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पर हो, ये पॉइंट बी मान लिया, चाहे यहाँ पर हो, हर स्थिति में क्या होगा? उस पर जो त्वरण कार्य करेगा अभिकेंद्र त्वरण, वो हमेशा केंद्र की ओर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ना एरो, एरो क्या बता रहा है? एरो बता रहा है कि अंदर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, इसीलिए तो इसको अभिकेंद्र त्वरण बोलते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण के साथ साथ एक और नाम से परिचित हो जाइए, वो है त्रिज्य त्वरण। ठीक है, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं इसको, आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक, ये हमारा AC। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हालांकि आपके मतलब का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छोटी सी चीज है। सपोज करिए आप एक समान वृत्तीय गति की जगह असमान वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं, तो असमान वृत्तीय गति में देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं। ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण तो लगेगा ही लगेगा। अभिकेंद्र त्वरण केवल इसलिए लगता है क्योंकि उसकी दिशा, वेग की दिशा परिवर्तित होती है, और वेग की दिशा परिवर्तित होने के कारण जो है उसमें केंद्र की ओर एक त्वरण आता है। ठीक, अगर हम बात करें असमान वृत्तीय गति की, तो असमान वृत्तीय गति में त्वरण उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि भाई वेग की दिशा बदल रही है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आ गई, वेग की दिशा बदल रही है, कभी इस पॉइंट पे ऊपर की ओर होगा, इस पॉइंट पे इधर की ओर होगा, इस पॉइंट पे इधर की ओर होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा जाननी है तो उस पर एक स्पर्शरेखा खींचते हैं हम लोग। ठीक है, खैर, लेकिन असमान वृत्तीय गति में क्या होगा? पहला त्वरण तो उत्पन्न होगा वेग की दिशा बदलने के कारण, दूसरा त्वरण उत्पन्न होगा परिमाण बदलने के कारण। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगला फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं, उसको समझिएगा। हम लोग दो तरह के त्वरण की बात करेंगे। सपोज करिए कण हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये केंद्र है, तो सबसे पहले केंद्र को इससे हमने मिला दिया। ठीक, एक त्वरण तो इस पे अंदर की ओर लग रहा होगा, ये, इसे हम लोग बोलेंगे AC, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, एक त्वरण इस पे स्पर्श रेखा के अनुदिश लग रहा होगा। और आप समझ रहे होंगे स्पर्श रेखा के अनुदिश क्यों लग रहा है? क्योंकि किसी भी बिंदु पर जो वेग होता है, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु का वेग जो होता है, वो किसी भी बिंदु पर अगर आपको वेग जानना है, क्या करना है? उस बिंदु पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचिए, वही उसका वेग है। ठीक है, यही काम यहाँ करिए, देखिए, और वही काम यहाँ करना है। जब केवल परिमाण फिक्स था और केवल दिशा बदल रही थी, तो उसके कारण अभिकेंद्र त्वरण आया था। ये एक समान गति की है। यहाँ पे जो मैं चित्र बना रहा हूँ, इसको मैं चित्र 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो
तो जरा देखिएगा, चित्र 1 जो है वो एक समान गति के लिए है, ठीक है, ये एक समान वृत्तीय गति के लिए है, ठीक, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये असमान वृत्तीय गति के लिए है। जब असमान वृत्तीय गति में दोनों काम होते हैं दोस्तों, पहला काम ये कि उसकी दिशा परिवर्तित होगी, और वेग की दिशा परिवर्तित होने के कारण जब पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये कण यहाँ पर आ जाएगा, तो वेग इस दिशा के अनुदिश हो जाएगा, स्पर्शरेखा के अनुदिश। यहाँ पे आया तो स्पर्शरेखा के अनुदिश, तो दिशा बदलने के कारण जो त्वरण आ रहा है वो है अभिकेंद्र त्वरण। लेकिन ये असमान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण भी बदलता है, और वेग होता है स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो भाई वेग स्पर्श रेखा के अनुदिश है, अगर वो बढ़ेगा या घटेगा तब भी तो स्पर्श रेखा के अनुदिश रहेगा ना, तो बस। और वेग में परिवर्तन जिस दिशा में होता है, त्वरण भी उसी दिशा में होगा। इसलिए वेग जो होता है, कण का जो वेग है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश है, इसलिए वेग में परिवर्तन, वेग के परिमाण में परिवर्तन होने के कारण जो त्वरण आ रहा है वो भी क्या होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। और इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण, और लिखते हैं किससे, AT से, मतलब टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और देखिए इनका परिमाण, अब क्या इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, ठीक है। और असमान वृत्तीय गति में अब दो प्रकार के त्वरण उत्पन्न हो गए। अब आपको ये जानना होगा, अगर आप ये जानने की इच्छा रखते हैं कि इनका परिणामी, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों त्वरणों का रिजल्टेंट त्वरण कितना होगा, तो क्या करेंगे, वेक्टर लॉ लगा दीजिए, है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाइए, सबसे पहले ये खींचा है ना, और इसको हमने ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये देखिए चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब इस चतुर्भुज का वो विकर्ण जो दोनों के कटान बिंदु जा रहा है, कौन सा विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है, ठीक है। तो ये वाला विकर्ण क्या करेगा, इनको परिभाषित करेगा, ठीक। तो यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये समझ लेते हैं कैसे आया। आपको पता है परिणामी निकालने का सूत्र क्या होता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। और जब ये मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था इसमें 4 केस लगवाए थे, उसमें से एक केस ये भी था कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 हो, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। क्यों 90 है, अब 10वीं क्लास की प्रमेय याद कर लीजिए। 10वीं क्लास की प्रमेय में मैथ्स में प्रूफ किया था कि किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होती है, किसी भी वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो हमेशा त्रिज्या के साथ 90 होती है, यानी ये दोनों एंगल 90 होंगे, क्योंकि ये जो अभिकेंद्र त्वरण है वो तो त्रिज्या के अनुदिश कार्य कर रहा है, ठीक है। और जो स्पर्श रेखीय त्वरण है AT, स्पर्श रेखीय त्वरण जो है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश है, तो दोनों 90 है। यहाँ पे दोनों सदिशों के बीच का एंगल 90 रख दीजिए, तो cos 90 पूरा 0 हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा है, परिणामी आ रहा है जो A, ठीक है, यहाँ पे जो परिणामी आ रहा है दोनों का A जो है वो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर, पहला वेक्टर हमने मान लिया AC है, AC का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर कितना है हमारा AT है, तो ये AT का स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट ले लीजिए, अब कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू अंडर रूट में AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ AT मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मेरी बात की, स्पर्श रेखीय त्वरण क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वेग के परिमाण में परिवर्तन हो रहा है। और अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज्य त्वरण क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वेग की दिशा बदल रही है, ठीक है। और असमान वृत्तीय गति में दोनों चीज होती है, वेग का परिमाण भी बदलता है, उसकी दिशा भी बदलती है, इसलिए परिमाण बदलने के कारण जो त्वरण आता है वो स्पर्श रेखीय त्वरण है, और जो दिशा बदलने के कारण त्वरण आ रहा है वो अभिकेंद्र त्वरण है। लेकिन एक समान वृत्तीय गति में परिमाण बदलने के कोई चांस नहीं होते, केवल दिशा बदलने के चांस होते हैं। और जब परिमाण नहीं बदलेगा तो स्पर्श रेखीय त्वरण जो कि परिमाण के बदलने के कारण आ रहा था वो गायब हो जाएगा, और केवल अभिकेंद्र त्वरण बचेगा, ठीक। ओके, तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट था, आपके मतलब का मतलब किताब में था तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। वैसे कुछ नया नहीं है, हम दो वेक्टर को जोड़ना जानते ही हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा फिनिश होता है, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश हुआ, इसके सारे कॉन्सेप्ट फिनिश हुए, अब बचे हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।